प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम किसान के तहत 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त भी की जारी। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्तें भी जारी। प्रधानमंत्री का तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में शानदार स्वागत। डीएमके की विकास विरोधी राजनीति से सतर्क रहने का किया आह्वान। कहा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं होने दिया जाएगा बर्बाद, ये मोदी की है गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को दिखाई हरी झंडी। तीसरी बार देश की सेवा का मौका मिलने पर नई ताकत के साथ सेवा करने का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल। विपक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा से बजट पारित कर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए की गई स्थगित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है सुक्खू सरकार। अवैध खनन के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीबीआई ने दिया नोटिस। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। बतौर गवाह होना है पेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 मार्च को फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने की दी इजाजत। भाजपा ने कहा, कोर्ट पर बंगाल के लोगों का भरोसा। ममता बनर्जी की सरकार कोर्ट का बार बार कर रही है अपमान। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय महिलाएं कर रही हैं प्रदर्शन। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। शहरी मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा और हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले वोटर्स के लिए वहीं पर बूथ की व्यवस्था करने की मांग। ये थी समय तक की हेडलाइंस और अब आइए शुरुआत कर लेते हैं खास कार्यक्रम 24 की चुनौती का। तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण विजय के लिए बीजेपी सभी समीकरणों को साधने में लगी हुई है। इसी कड़ी में तमिलनाडु यात्रा के दूसरे दिन थूथुकुडी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में तमिलनाडु में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। तीसरी बार देश की सेवा का मौका मिलने पर उन्होंने तमिलनाडु की जनता की सेवा नई ताकत के साथ करने का भरोसा भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन में तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिले प्यार और आशीर्वाद को वो बेकार नहीं जाने देंगे और खुद को उनकी सेवा के लिए खपा देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तीसरी बार देश हमें सेवा का मौका देगा तब मैं आपकी सेवा भी और एक नई ताकत के साथ करूंगा। तमिलनाडु के लोगों को ये मोदी की गारंटी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने सिर्फ बातें की और तमिलनाडु के विकास की परवाह नहीं की, जबकि वो तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर यहां आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा तमिलनाडु सरकार केंद्र के विकास कार्यों को भी मीडिया में छपने नहीं देती। ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल है जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे।
और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के लोग भाजपा को बड़ी आशाओं से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस देश को बांटने पर तुले हुए हैं, जबकि भाजपा हर एक व्यक्ति को परिवार का सदस्य मानती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी तमिलनाडु की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने राज्य की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी विकास विरोधी राज्य सरकार से हिसाब मांगने का समय आ गया है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है। और बीते बजट सत्र के दौरान संसद में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर आए प्रस्ताव पर डीएमके सांसदों के सदन से बाहर चले जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने डीएमके पर आस्था का तिरस्कार करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डीएमके बिना काम किए झूठा क्रेडिट लेने में भी आगे रहती है। प्रधानमंत्री ने डीएमके सरकार द्वारा इसरो को लेकर दिए गए एक विज्ञापन में चीन का झंडा दिखाए जाने पर भी निशाना साधा और देश हित को लेकर डीएमके की मंशा पर सवाल भी उठाए। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को ये तमिलनाडु में करीब 7 महीने तक चली बीजेपी की एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा के समापन और केरल में एनडीए की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन में भी शामिल हुए थे। जबकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तेलंगाना में भी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा चल रही है। तो आज 9वें दिन यात्रा सांगारेड्डी जिले के जहीराबाद पहुंची। यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की तेलंगाना इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी खासे उत्साहित हैं। गोशा महल और सिकंदराबाद में भी विजय संकल्प यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी। जी किशन रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में मोदी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन साफ नजर आ रहा है। जो हमारे एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा हमारा रेस्पॉन्स है। गांव-गांव में राजनीति से उठकर सभी लोग यात्रा को स्वागत कर रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना जनता भी पूरा मन के साथ चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब तीसरा बार प्रधानमंत्री बने। मेरा पूरा विश्वास है इस 17 सीट्स हम जीतने के लिए लड़ेंगे। अच्छे नंबर हमारे को मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो मिशन साउथ है ना, उसमें बिल्कुल पूरी ऊर्जा बीजेपी लगा रही है और उसी का हम देख रहे हैं असर। सीधे जुड़ते हैं अपने आज के खास मेहमान से, मदन मोहन जयरा जी, जो मदन मोहन जयरा जी ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के, उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मदन जी। सबसे पहले तो यही बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने साउथ कनेक्ट, पीएम मोदी का जो एक अपना साउथ कनेक्ट है, उसका वो जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर जाकर के प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, जिन जिन मुद्दों को उठाया, उससे ये लग रहा है
कि तमिलनाडु इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तमिलनाडु, केरल और खासतौर पर तमिलनाडु जो है वो फोकस स्टेट बीजेपी ने बना रखा है इस बार? बिल्कुल बना रखा है। इस समय बीजेपी का पूरा फोकस साउथ के 5 राज्यों पर है। 5 राज्यों में से अगर हम बात करें, कर्नाटका में उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस रही है पहले से ही, और थोड़ा बहुत तेलंगाना में अच्छी प्रेजेंस रही है, पिछली बार 4 सीटें जीती थी। लेकिन ये पीएम की खूबी है कि जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं या किसी जनसभा में लोगों से मुखातिब होते हैं, वो इस तरह से पब्लिक से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि एक पब्लिक के बीच में भी एक बड़ा लगाव सा उससे उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो लोकल इश्यूज को जब रेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि यही आज भी देखने को मिला, आज की रैली में भी ऐसा ही देखने को मिला है। और जहां तक अगर हम ये बात करें कि साउथ पर फोकस है, मुझे लगता है कि अगर हम 5 स्टेट की बात करें साउथ के, तो 5 स्टेट में करीब 129 सीटें हैं। 29 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। हालांकि ये भी बात है मदन जी, 29 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो पार्टी नंबर 1 थी 2019 में साउथ से भी। बिल्कुल, इस समय जो बीजेपी का लक्ष्य है कि बीजेपी को 370 सीटें मिलनी चाहिए और एनडीए को 400 के पार होना चाहिए, ये जो टारगेट रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस वो प्रधानमंत्री चाहते हैं, बीजेपी चाहती है। इसलिए ज्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है किस तरह की साउथ में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके लंबे समय से शासन करते रहे हैं, और वो आमतौर पर जो एक क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को भुनाकर वहां की जनता के ऊपर एक उनका अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से क्षेत्रीय गौरव के बजाय पूरा एक राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र की प्रगति, विकसित भारत, इन जो बड़े लक्ष्य हैं इनके साथ जनता के सामने वो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता भी शायद इस बात को समझे कि क्षेत्रीय गौरव के साथ साथ राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ी चीज होती है, और वो शायद बीजेपी को मजबूत करेगी। मदन मोहन जी, आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपसे जो राज्यसभा के चुनाव में बड़ा बड़ा खेल हुआ है ना, उस पर खासतौर पर चर्चा जरूर करूंगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब उसी राज्यसभा में जो बड़े बड़े खेल हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 24 की चुनौती। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि क्या बड़े बड़े खेल हुए हैं
राज्यसभा चुनाव में। तो राज्यसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन को कई झटके लगे। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह और फूट सामने आ गई, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों के बाद आज दिन भर चले घटनाक्रम में राज्य के कैबिनेट मंत्री और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने बगावत का झंडा और बुलंद कर लिया और सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा अध्यक्ष की नीयत पर संदेह जताया था। उन्होंने बजट पारित कराने के लिए स्पीकर से मत विभाजन कराने की मांग भी की ताकि सदन में सरकार के पास बहुमत की स्थिति साफ हो सके, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विपक्ष के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया। बाद में विपक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा से बजट पारित करवा लिया गया और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के 15 सदस्यों का निलंबन करना बेवजह ये पहली बार हुआ। सरकार बचाने के लिए निलंबन किया गया है। हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो हिमाचल की बात हुई, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव परिणामों में भाजपा की जीत और सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग से साइकिल भी चक्रव्यूह में फंस गई है। सपा ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवार उतारे थे और उसके तीसरे उम्मीदवार की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायकों की क्रॉस वोटिंग से समाजवादी पार्टी खेमे में जहां खलबली है, तो वहीं इस चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने इंडी गठबंधन की चिंता भी बढ़ा दी है। तो बीजेपी नेतृत्व ने एक अतिरिक्त सीट पर जीत दर्ज कर अपनी तैयारियों और नेतृत्व क्षमता का लोहा भी मनवा लिया है। नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि ये तो इस बात का संकेत है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी हुए और यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। ये हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। ये जीत एक बम्पर जीत है और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये इसका संकेत है। तो हमारे खास मेहमान मदन मोहन झा जी जुड़े हुए हैं, उनसे जोड़ते हैं और चर्चा करते हैं। मदन जी, जिस तरह का हम ये देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में तो और बड़ा खेला हो गया, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें जा रही हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात साथ में कर लेते हैं। इससे तो यही लग रहा है कि एक भगदड़ सी है और कहीं ना कहीं जो पहले एक नैरेटिव सेट किया गया था कि लोग तो इसलिए बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि भाई डर से जा रहे हैं या लालच में जा रहे हैं, लेकिन लगता है वो नैरेटिव इन सब घटनाओं के बाद अब ध्वस्त होती हुई दिखाई पड़ रही है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस के लोग जो सत्ता में हैं वो अगर सत्ता से बाहर जाना चाहते हैं तो ये तो एक अनोखी बात हुई। अभी तक ये होता था कि जो विपक्ष का आदमी है वो सत्ता पक्ष की तरफ जाता था जी। तो हिमाचल में तो एकदम उल्टा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में जो स्थिति है, कांग्रेस के वहां पर अंदरूनी दिक्कतें ज्यादा हैं और जब भी किसी पार्टी में अंदरूनी दिक्कतें होगी तो उसका फायदा बाहर का आदमी उठाएगा, ये एक पुरानी कहावत है। और करीब करीब यही चीजें यूपी में भी हुई हैं। जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वहां पर सनातन धर्म का अपमान किया गया या दूसरी चीजें हुई हैं, तो उनकी अपनी नाराजगी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो अंदरूनी नाराजगी विधायकों की थी, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई और उनको और कोई विकल्प शायद नजर नहीं आया कि हमें दूसरे पक्ष में जाना है या क्रॉस वोटिंग करनी है या किसी अच्छे कैंडिडेट को जिताना है। तो मुझे लगता है कि ये चुनौतियां पार्टियों की अपनी हैं और जो जिन पार्टियों में ऐसी क्रॉस वोटिंग है उनकी अपनी चुनौतियां हैं, तो वो इससे निपटने में नाकाम रही है। लेकर के छोटी सी बात और करना चाहूंगा, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में, आम चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक झटका देने में कामयाब रही है। जी मदन जी, हिमाचल को लेकर के एक छोटी सी बात, ये कहीं ना कहीं जो आला कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी भी बड़ी विफलता है। अभिषेक मनु सिंह भी वहां जाकर के हार जाते हैं जबकि उतनी बड़ी बहुमत थी उसके बावजूद। बिल्कुल, मैं तो ये मानूंगा कि जब अगर वहां पर अगर जो विपक्षी दल बीजेपी के 25 उम्मीदवार उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार लिया था, तो प्रदेश के नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को उसी दिन अलर्ट हो जाना चाहिए था कि भाई ये पार्टी कैसे उम्मीदवार उतारे, इनके पास तो इतना सीटें नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस चीज को सतर्क हो जाना चाहिए था उसी समय। बिल्कुल, उसको 3 दिन का टाइम मिला, 4 दिन का टाइम मिला, उस चीज को अनदेखी की गई और जो विक्टिम कार्ड तब खेला गया कि जब लास्ट में जब रिजल्ट सामने आ गए उसके बाद आप विक्टिम कार्ड, बिल्कुल उसका फिर कोई फायदा होता नहीं। सही बात, पहले वो उस पर चर्चा करते, पहले अपनी चीजों को बेहतर करते
तो हो सकता है शायद स्थिति कुछ दूसरी समय की होगी। कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो इसी के साथ आज की 24 की चुनौती प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर इसी समय हम लेकर आएंगे ये खास प्रोग्राम। फिलहाल दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।